गाओ गीत करो गुणगान, देश के किसानों का हो सम्मान। दर्शकों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। और दर्शकों, हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही होता है कि सफल किसानों को हमारे कार्यक्रम के माध्यम से सम्मानित करना, उन्हें प्रोत्साहित करना, ताकि नए किसान भाइयों को प्रोत्साहन मिल सके। और आज हमारे बीच एक ऐसे ही सफल किसान भाई हैं, जी हाँ, जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अपना नाम तो अच्छा मुकाम तो हासिल किया है, साथ ही साथ पशुपालन के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। तो रामेश्वर परमार जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पास कितने एकड़ भूमि है और खेती बाड़ी से लेकर पशुपालन का ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? मेरा नाम रामेश्वर परमार है। मैं ग्राम हीरापुर का रहने वाला हूँ, जिला सीहोर है। हमारे पास 40 से 45 एकड़ ज़मीन है और उसके साथ पशुपालन का काम भी करते हैं हम, और खेती बाड़ी का काम भी करते हैं, जिसमें अपन गेहूँ चने की फसल लगाते हैं और सोयाबीन की फसल भी लगती है। मौसम के हिसाब से सभी चीज़ों का, बुआई कटाई का, सब चीज़ का ध्यान रखते हैं और उसी के साथ में पशुपालन का काम भी करते हैं। तो जैसा कि खेती बाड़ी से शुरुआत हुई, पर पशुपालन के क्षेत्र में आपने कैसे शुरुआत की? पशुपालन, हमारे पास पहले 1 या 2 गाय भैंसें थी। उसके साथ साथ हमें बढ़िया मुनाफा हुआ है। मार्केट से पापा जी जुड़े हुए थे, धीरे धीरे मार्केट में अच्छा दाम मिला हमें दूध का। उसी के साथ साथ हम 1-1, 2-2 पशु हर साल बढ़ाते गए हैं, जिससे आज हमारे पास 40 से 45 पशु हैं और बढ़िया मुनाफा हो रहा है हमें। तो जैसा कि अभी ठंड का समय चल रहा है परमार जी, तो आप हमें बताएं कि ठंड में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? सर्दी में विशेष अपने पशुओं का सर्दी में ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि डायरेक्ट सर्दी नहीं लगना चाहिए पशु को। अब जैसे पक्का सेट है तो वहाँ तो हवा नहीं लगती है, लेकिन नीचे फर्श वगैरह है, इन्हें सूखी जगहों में बांधना पड़ता है। दोनों टाइम मतलब साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और नीचे गीला नहीं होना चाहिए पशु के नीचे। और अगर नवजात शिशुओं की बात करें तो ठंड के समय में उनका किस तरह से ध्यान रखना चाहिए? उनको भी सूखी जगह में बांधना चाहिए और उनकी खान पीन की, पानी की जो व्यवस्था है, उनको पीने के लिए बोरिंग का ताज़ा पानी देना चाहिए, ठंडा पानी नहीं देना चाहिए। कभी ठंडा पानी अपन ने दिया है तो उन्हें बहुत जल्दी सर्दी लग जाएगी। तो जैसे कि आपने सर्दी की बात की, तो हम तो इंसान हैं, तो हम अपनी समस्या बता सकते हैं, बोल सकते हैं, पर पशु जो हैं वो बोल नहीं सकते हैं। तो उनकी, जैसे कि उनमें किसी तरह का रोग है, तो उसकी पहचान आप कैसे करते हैं? वो तो जो स्वाभाविक डेली बेस जो व्यक्ति काम करता है डेयरी के अंदर, वो उसे देख के समझ जाता है कि पशु आज कम क्यों खा रहा है, इसने दूध कम क्यों पिया है। क्योंकि वो बीमार है तो दूध कम पीना स्टार्ट कर देगा, पिएगा ही नहीं उसकी माँ के पास से, और खाना भी नहीं खाएगा, वो उदासी में रहेगा। उदासी से व्यक्ति समझ जाता है कि बच्चा बीमार है या जो भी समस्या है। फिर अपने को जैसे गर्म चीज़ों से देना पड़ता है। तो जैसे कि आपने बताया कि उनको देख के हम पहचान सकते हैं कि वो बीमार है या सर्दी खांसी है, तो ऐसी दशा में क्या कोई घरेलू उपाय किया जा सकता है? घरेलू उपाय भी किया जा सकता है, जैसे कि अजवाइन की धुनी देना है, अदरक हो गया, काली मिरी, अजवाइन वगैरह, गुड़, हल्दी, इनका गाढ़ा बना के भी अपन थोड़ी थोड़ी मात्रा में पशु को देते हैं, तो उससे उसके शरीर के अंदर गर्माहट रहेगी। उससे मतलब वो बीमार नहीं, मतलब जो बीमारी है वो नहीं, मतलब चली जाएगी, दूर हो जाएगी बीमारी उसकी। अगर घरेलू उपाय से अगर बीमारी दूर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर परमार जी इससे किसी तरह का समाधान नहीं निकल पाता है तो क्या करना चाहिए?
घरेलू से उसको स्वास्थ्य सही नहीं हो रहा है तो फिर नज़दीकी हॉस्पिटल है, शासकीय हॉस्पिटल है, उनके वेटनरी डॉक्टर से अपने को सलाह लेना पड़ती है। उनसे फिर वो इंजेक्शन वगैरह जो भी है लगा कर जाते हैं, उससे पशु को तुरंत पशु ठीक हो जाता है 24 घंटे के अंदर अंदर। तो जैसा कि अभी आपने इंजेक्शन की बात की, तो क्या पशुओं में समय समय पर टीकाकरण कराना भी आवश्यक है? स्वाभाविक है, पशु को समय समय पर टीके लगते हैं, वेट के हिसाब से, कितनी उसकी उम्र है उस हिसाब से टीके लगते हैं। और डीवर्मीन बहुत ज़रूरी है, डीवर्मीन हर 3-3 महीने में डीवर्मीन करवाना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है बच्चों को भी और बड़ों को भी। तो अभी जैसे कि बात की गई है कि टीकाकरण बहुत ही आवश्यक है, तो पशुओं में क्या किसी तरह का बीमा भी कराया जा सकता है? बीमा तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पशु बोल नहीं सकता है, कभी भी बीमार हो जाता है। तो जैसे कि पशु मर गया अपना या किसी दिक्कत परेशानी में आ गया है, तो जो किसान हैं उनको सपोर्ट मिल जाती है बीमे से। 50,000 से लेके 1 लाख, सवा लाख तक का बीमा होता है, जो अपने शासकीय हॉस्पिटल में उसकी पूरी जानकारी मिल जाती है आसानी से। प्राइवेट बीमे भी होते हैं और गवर्नमेंट के बीमे भी होते हैं। गवर्नमेंट बीमे सस्ते पड़ते हैं और प्राइवेट बीमे महंगे पड़ते हैं। दर्शकों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में, और पशुपालन से संबंधित जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो चलिए जानते हैं कुछ और बातें। तो जैसा कि अभी परमार जी हम आवास व्यवस्था की बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा आप विस्तार पूर्वक बताएं कि पशुओं के लिए किस तरह की आवास की व्यवस्था करनी चाहिए, कितना तापमान रहना चाहिए या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर्दी में बस यही है उनका, मतलब शरीर पे अपन फट्टे बांध सकते हैं, ज़्यादा सर्दियां हैं तो, और आसपास भी अपन फट्टे बांध सकते हैं, जैसे कि हो गई टाट हो गई या पल्ली हो गई अपनी, जो मार्केट में कम कीमत में अच्छी क्वालिटी की पल्ली मिल जाती है, वो अपन आसपास के एरिए में बांध सकते हैं। और पशु के ऊपर जो शक्कर के बोरे आते हैं या कपास के बोरे आते हैं, वो टाट के फट्टे अपन सिलकर उनके शरीर पे बांध सकते हैं, उससे पशु को सर्दी नहीं लगती है। और आपने ये बहुत ही अच्छा सुझाव दिया कि जो छोटे पशुपालक होते हैं या जिनके पास सीमित आय होती है, तो वो ये घरेलू उपाय करके पशुओं को सुरक्षित रख सकते हैं ठंड के मौसम में। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि हमने दूध का उत्पादन कर दिया, तो अब इसको अगर कोई नवयुवक आना चाहता है इस क्षेत्र में, तो वो उसको कहाँ जाके बेचे? उनको किस तरह से मार्केट मिलता है या किस तरह से किसी तरह की सरकार उनको मदद करती है? भाई पहले तो आपने जैसे 2 लीटर या 10 लीटर दूध है तो पहले नज़दीकी डेयरी में दूध दीजिए आप लोग। उसके बाद में जैसे ही 10 से 12 किलो या 20 किलो दूध होता है तो नज़दीकी आपका कोई सा भी मार्केट हो जहाँ पर शहर लगा हो, जैसे सीहोर हो या भोपाल हो या ऑफिस वगैरह के लोग हो और बड़े बड़े अधिकारी वगैरह हों, उनके घर जाकर आप बातचीत करिए कि हम आपको शुद्ध ताज़ा दूध देंगे। तो ऐसे धीरे धीरे मार्केट बन जाता है। और जब बाहर के लोगों को जो बिज़नेस करते हैं या जॉब वगैरह करते हैं, तो वो आप लोगों से अच्छा दूध लेना पसंद करेंगे और आपको अच्छा दाम भी देंगे, जिसके साथ में आप जैसे दूध बेच तो रहे हो, उसके बाद में भी आपके पास जैसे सरप्लस दूध है तो आप घर पे ही उसको दूध जमा कर घी बना सकते हो, मही बना सकते हो। तो उससे आपकी दूध की कीमत और भी बढ़ जाएगी। जैसे 50 रुपये किलो आप मार्केट में बेच रहा हो या 55 रुपये किलोमीटर, आपने घी या मावा बनाया है तो उससे आपको और 30 से 40 रुपये की और ज़्यादा मुनाफा होगा। आपने जैसे मावा बनाया लिया है या घी बना लिया है या पनीर बना लिया है तो उससे आपको बहुत अच्छा मुनाफा होगा।
तो आपने ये बहुत अच्छी जानकारी दी और दर्शकों आप भी देख सकते हैं कि फूड प्रोसेसिंग करके आप बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को आप बहुत लंबे समय तक जो है सुरक्षित भी रख सकते हैं। तो आपकी सफलता के पीछे आपके परिवार का कितना सहयोग रहा है, कितना सबने सपोर्ट किया है, कितना सबने मिलकर काम किया है? सबसे बड़ा परिवार का ही सपोर्ट रहता है, क्योंकि दिन में तो हम कहीं भी काम करने के लिए चले जाते हैं या मार्केट चले जाते हैं, तो दिन भर तो घर वाले ही रहते हैं। तो सबसे बड़ी मेन भूमिका है घर परिवार, वही सुबह शाम तो अपन देख लेते हैं, लेकिन दिन में विशेष भूमिका उन्हीं की रहती है और उनसे सर, बहुत सपोर्ट रहता है। और जो युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो चलते चलते आप क्या सुझाव देना चाहेंगे उन्हें? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पशुपालन का काम बहुत अच्छा है, डेली का पैसा खड़ा होता है, तो आप इसे करिए, देखिए, समझिए। नहीं जानकारी है तो नज़दीकी काफ़ी पशुपालन कर रहे हैं, वहाँ पे देख के समझिए। आप ज़्यादा आपको नहीं करना है तो सिर्फ 2 गाय लीजिए, एक गाय ले ली, उसके फिर 4 से 5 महीने बाद एक और दूसरी गाय ले लीजिए, क्योंकि 3 महीने नॉर्मल है कि गाय दूध नहीं देती है, बाकी 10 महीने 8 महीने दूध भरपूर देती है, 9 महीने 10 महीने तक दूध देती है। 3 महीने उसके बच्चे के लिए वो विशेष ध्यान, मतलब दूध पे से कूद जाती है, तो वो जो अगला दूसरा पशु अपन खरीदेंगे फिर उसका दूध चालू हो जाता है, तो दोनों पशुओं का रूटीन बना रहता है। तो परमार जी आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और दर्शकों आपने देखा और जाना कि खेती बाड़ी के साथ साथ आप पशुपालन करके भी बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं और किस तरह से आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पशुओं के लिए क्या आहार व्यवस्था होनी चाहिए, क्या आवास व्यवस्था होनी चाहिए और किस तरह से समय समय पर टीकाकरण करना आवश्यक है और साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। दर्शकों वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। जिंदगी में मुश्किलें हजार हैं, फिर भी इन लबों पे एक मुस्कान है। जब जीना हर हाल में है, जब जीना हर हाल में है, तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। मैं हूँ अनामिका और दर्शकों आज हमारे बीच एक ऐसे किसान भाई हैं जिन्होंने बहुत ही छोटे स्तर से शुरुआत की, पर अपनी मेहनत और लगन के दम पर आज इन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। जी हाँ, इन्होंने कृषि से शुरुआत की और आज पशुपालन के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा नाम बनाया है। तो चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप हमें अपने बारे में बताएं। मैं गोरेलाल जी परमार, ग्राम हीरापुर। मैं बहुत छोटे से दूध पहले पैदल ले गया, फिर साइकिल से स्टार्ट करा मैंने, पीपलेर गांव से लाया, जिसके बाद में पूरे गांव से दूध ले जाके और सीहोर ले गया। सीहोर से बंदी बांटी, क्वार्टर बंदी लगाई मैंने। बंदी बांटने के बाद में फिर साइकिल से आया, बहुत परिश्रम करा, फिर बीच में मोटरसाइकिल ली, जिसके बाद में फिर सीहोर ले गए। अभी ये बच्चे लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। 2 जानवर थे हमारे पास, फिर 4 हुए, जिसके बाद में भैंसुन लाए, भैंस भी बढ़ाई और ये बालक उन सब बढ़िया अच्छे कर रहे हैं और बहुत प्रॉफिट, खाद वगैरह सब मतलब ज़मीन में यूज हो रही है, पूरा सारा सिस्टम मतलब जो है बहुत बढ़िया कर रही है। और बालक उनने गांव में भी रोज़गार दिया, कुछ जानवर गांव में भी दिलवाए इन लोगों ने, और अच्छा सा दूध का कारोबार इनने बहुत ऊंचा स्तर से कर रहा है और आगे भी करेंगे ये लोग। हाँ, और सबका सहयोग है और बहुत अच्छे से कर रहा है बालक हमारे, और ऐसे ही करेंगे। और हमने बहुत परेशानी का सामना करा, साइकिल से भी दूध ले गए हम, मोटरसाइकिल से भी ले गए बीच में, फिर सारा सिस्टम हमने ये करा, जिसके बाद में
धीरे धीरे ये पूरा काम बढ़ाया हमने, जिसके बाद में अब ये बालाखून कर रहा है तो बहुत अच्छे कर रहा है। और कुछ लोग इनने जोड़ भी लिए, इनने सारा रोजगार भी दे रहा है। 3-4 गांव में इनने जानवर उन भी दिलवाए, सब सिस्टम से सारा सहयोग सबका मिला है। और ऐसे में ये सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये, और आगे भी करेंगे। और सबका सहयोग अगर रिया तो और आगे भी बढ़ेंगे साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। और बहुत अच्छे आय भी बढ़िया आ रही है। और सारा सिस्टम ये भैंस भी है हमारे पास, मुर्रा भैंसन भी है, गायन भी है, सारा ये हमने ये सब काम आगे बढ़ाया है। और बच्चे लोग अब अच्छे से कर रहे हैं, और सब साथ भी हैं इनके, और आगे भी हम करेंगे। गौरीलाल जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। इन्होंने बहुत ही छोटे स्तर से शुरुआत की, पर अपनी मेहनत, लगन और निरंतर ये आगे बढ़ते रहे, और आज आप खुद देख सकते हैं कि ये किस मुकाम पर हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने 2 पशुओं से शुरुआत की, आज अभी आपके पास कितने पशु हैं? 50 जानवर है हमारे पास अभी। हाँ, और आगे भी हम बढ़ाएंगे, और भी दूसरा काम करने की सोच रहे हैं। बच्चे लोगों बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे, और आगे भी करेंगे ये लोग। हाँ, और इनकी अच्छी रुचि है, और आगे ये काम बहुत बढ़ाया इनने। अब तो मशीन डाल दी, मावा मशीन वगैरह, और सब अच्छा ऊंचा स्तर से कारोबार कर रहे हैं। गाड़ी भी ले ली इनने, टैंकर वगैरह भी ले लिया है, और अच्छा कुछ कर्मचारी उनको रोज़गार भी दिया इन लोगों ने। हाँ, कुछ लोग काम भी कर रहे हैं, मतलब 5-25, 10-12 कर्मचारी हमारे काम भी कर रहे हैं। और अच्छा कुछ लोग उनको हमने जानवर भी दिलाने के बाद में अब वो भी अच्छा सहयोग कर रहे हैं हमारे सब। गोरेलाल जी, आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि आपने शुरुआत की और उसको बहुत आगे तक पहुंचाया आपके बच्चों ने। तो आज के समय में आप युवाओं को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि कितना जागरूक रहना आवश्यक है, और नई नई टेक्नोलॉजी को सीखना, उन्हें अपनाना कितना ज़रूरी है? जी, हमने ये बताया इनको, और आगे बढ़ो, आगे भी करो, कुछ भी करो, हम तुम्हारी साथ है। और सब सहयोग, बैंक ने भी हमें अच्छा लोन दिया, और सब आगे बढ़े। सबके सिस्टम जानवर होन भी है। कुछ लोग हमारे पास आते भी हैं कि भैया हमें जानवर दिलवाओ, वो भी दिलवाते हैं, और वो भी हमें सहयोग कर रहे हैं। उनको भी मतलब जो है हमने सारा लाइन पे लगाया है, उनको बेचारे अच्छे सहयोग कर रहे हैं वो। और कौन कहता कि कृषि में लाभ नहीं है, बहुत अच्छा लाभ है। गोबर गाय का और सारा खाद बीज सारा सिस्टम हमें बहुत बढ़िया सिस्टम, और आगे भी हम ऐसे ही करेंगे, और बहुत अच्छा करेंगे, और बहुत प्रॉफिट है इसमें, और लाभ भी है हमें। क्या गोरेलाल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि दर्शकों, कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी आय है, बस ज़रूरत है तो आपको समझदारी और सूझबूझ के साथ आगे बढ़ने की। तो सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आपके पास कौन सी नस्ल की गाय भैंस हैं, आप हमें बताएं। हमारे पास में मुर्रा भैंस होने, साहिवाल गाय होने, जर्सी गाय है, और कुछ देसी भी पाल रखी है हमने। और ये सब मतलब जो है तीन तरह की गाय होने और 2 तरह की भैंस होने। मुर्रा भैंस है, और जो देसी भैंस भी थी, तो देसी भैंस थोड़े दूध कम देती है वो, तो उनको तो निकाल दिया हमने। अब मुर्रा भैंस ही है हमारे पास, और साहिवाल गाय होने, और जर्सी है। ये सारे सिस्टम है, और बहुत अच्छा सा कारोबार चल रही है हमारे। दुधारू भी बहुत है हमारे पास में इस टाइम, अभी 4 से 4,500 5,000 लीटर दूध है। और भी आगे हमारे बच्चे उन बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसमें कुछ युवक जोड़ रखे हैं उन लोगों ने, वो भी अच्छे कर रहे हैं। सहयोग बहुत अच्छा है हमें, आप लोगों का, बैंक का, सबका सहयोग है। हमें लोन भी बढ़िया मिला, और आगे भी आन के हमसे कुछ कह रहे हैं बैंक वाले उन भी, और बैंक बहुत अच्छा साथ दे रही है हमें। तो गौरीलाल जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आपको सबका सहयोग मिला, आपके अपने बच्चों का सहयोग मिला, सरकार का सहयोग मिला। तो आप एक बात बताएं कि जैसे कि पशुपालन करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता। पहली बात तो ये है, जानवर उनका भी ध्यान रखना पड़ता, कौन चारा खा रिया, कौन नहीं खा रिया, बीमार हो रहा है, बीमारी के लक्षण भी पकड़ना पड़ता है। मुँह से राल गिरना, बीमार हो जाना, तो उसे भी देखभाल करना। डॉक्टर है आता है, उनको बुलवाना पड़ता है। सारे इलाज, कुछ देसी नुस्खे भी करवाना पड़ता है उनका, गुड़ वगैरह, और कुछ काढ़ा वगैरह, मतलब जो है ठंड के टाइम में बना के उनको पिलाना पड़ता है। और सर, साथ में ही जैसे कि आप एक इंडस्ट्री के बारे में बता रहे हैं कि जैसे कि जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पनीर बनाया जा रहा है, घी बनाया जा रहा है, तो इस संबंध में भी आप हमारे किसान भाइयों को थोड़ी जानकारी दें कि जो दूध का उत्पादन के साथ साथ इस तरह की मतलब डेयरी प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, तो किस तरह से वो शुरुआत कर सकते हैं? वो पहले जानवर लाए, दूध
पाले, जिसके बाद में दूध का वो सेवन करे, जिसके बाद में सारा क्रीम निकाल लो, आप मावा बना लो, मावा बनाने के बाद पनीर बना लो, सारा सिस्टम मशीन होने डली है। वो इसका अच्छा बेनिफिट मिलने के बाद में सारा सिस्टम श्योर पहुँचा दो, सब ये ऐसा सिस्टम कर के और सब कर लो। हाँ, तो अच्छा बेनिफिट है साहब, हमारे तो बहुत ही अच्छा है और हमें तो बहुत अच्छा लगा। और हमारे बालाखोन बहुत कर रहे हैं, इनसे कुछ लोग जुड़ भी गए हैं पूरे, और आगे भी जुड़ेंगे, और अच्छा कारोबार कर रहे हैं। हाँ, और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पूरा परिवार हमें एक साथ है और सब मेहनत कर रहे हैं। और कर्मचारी आज तो 25 आदमी का कम से कम हमने बेरोजगार थे, इनको जानवर दिलवा दिए, और सब काम अच्छा कर रहे हैं ये लोग। हाँ, और बहुत अच्छे आगे भी करेंगे हम। तो गोरेलाल जी, आप चलते चलते हमारे युवा पशुपालक भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश में ये देना चाहता हूँ साहब, संदेश कि इससे अच्छा धंधा तो मेरे को तो लग ही नहीं रही है कृषि के बारे में। जानवर से अच्छा, और कि सारा सिस्टम मतलब ये तत्काल आदमी उठता है, आमदनी रोज़ सुबह शाम की बहुत ही अच्छे, मतलब जो है मैं तो इससे अच्छा धंधा समझता ही नहीं हूँ कि जो गौ माता की सेवा भी हो जाए और अपना पालन भी हो जाए और दूसरे लोगों को भी रोजगार मिल जाए, तो इससे अच्छा धंधा मैं तो नहीं समझता हूँ साहब। तो बहुत अच्छा धंधा है मैं ये डेयरी पशुपालन का, बहुत ही अच्छे, और आगे तो हम और भी बढ़ाएंगे, और आगे भी ये लोग कुछ काम कर रहे हैं और करेंगे। गोरेलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। और दर्शकों वक्त है खबरें खेती का, तो चलिए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। श्री अन्न को प्रोत्साहन राशि, गेहूं की एमएसपी पर बोनस, एमएसपी पर धान खरीदी, निम्न दरों पर खाद बीज उपलब्ध और ऑनलाइन बिल सुधार प्रक्रिया। और अब खबरें विस्तार से। किसानों को रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना अंतर्गत श्री अन्न की खेती एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा श्री अन्न विशेषकर कोदो कुटकी पर भुगतान किए गए न्यूनतम क्रय मूल्य के अतिरिक्त 1000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। राज्य सरकार ने प्रति हेक्टेयर अधिकतम 3900 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रावधान दिया है। प्रदेश में श्री अन्न उत्पादन में लगे कृषकों एवं समूहों को राज्य स्तरीय महासंघ द्वारा संगठित किया गया है। श्री अन्न प्रोत्साहन कंसोर्टियम ऑफ फार्म्स प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया गया है। नवीन तकनीकी के उपयोग से श्री अन्न एवं उसके प्रसंस्कृत उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकार किसानों की खुशहाली और समृद्धि के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए प्रदेश के पंजीयन कार्य आरंभ कर दिया गया है। पंजीयन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तक है। किसान ऐप के माध्यम से घर बैठे पंजीयन कर सकेंगे। पंजीयन के लिए ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्रों पर निःशुल्क पंजीयन की व्यवस्था की गई है। गेहूं उपार्जन के लिए समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 150 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अभी तक 6,61,777 किसानों से 42,95,161 मीट्रिक टन धान की खरीदी उपार्जन केंद्रों में हो चुकी है। धान का उपार्जन 23 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। धान कॉमन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये एवं धान ग्रेड ए का 2320 रुपये है। किसानों के आधार लिंक्ड बैंक खातों में अभी तक 7855 करोड़ 98 लाख रुपए की राशि अंतरित कर दी गई है। राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। कृषि विभाग की योजनाओं से किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। विभाग द्वारा संचालित खाद्य एवं पोषण सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत 5,15,772 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना से 66,412 किसानों को लाभ मिला है। इसके अंतर्गत किसानों को सस्ते दाम पर बीज, फर्टिलाइजर और मशीनरी उपलब्ध करवाई जा रही है। केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा कार्यक्रम अंतर्गत कृषि विस्तार सेवाओं में सुधार एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य जारी है।
बिजली बिल से संबंधित शिकायतों के लिए अब मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बिजली उपभोक्ताओं की बिल संबंधी सभी शिकायतों को हल करने के लिए ऑनलाइन बिल सुधार प्रक्रिया लागू कर दी गई है। अब उपभोक्ताओं की बिल संबंधी शिकायतों के संबंध में http://portal.mpcz.in पर ऑनलाइन आवेदन करने पर उसका हल किया जाएगा। इस संबंध में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के IT अनुभाग द्वारा कार्यवाही तेज कर दी गई है। गौरतलब है कि कंपनी द्वारा निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत अब उपभोक्ताओं की आकलित खपत, अधिक राशि के बिल, गलत बिल जारी होने संबंधी इत्यादि शिकायतों को निर्धारित समयावधि में हल किया जाएगा। इससे उपभोक्ताओं का समय भी बचेगा और कंपनी की पारदर्शी सेवा का लाभ भी उन्हें मिल सकेगा। तो किसान भाइयों, आज कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही और इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में हम एक नए विषय को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।